हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। ठीक है। अब ये जो टॉपिक है, देखिए आपका जो ये जीआईसी प्रवक्ता वाला पेपर है उसमें भी है, चाहे आप राजस्थान का प्रवक्ता वाला पेपर देने वाले हो उसमें भी है, चाहे आप नेट का पेपर दे रहे हो उसमें भी है। बात क्लियर हो गई। यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, जो आप हिंदी से संबंधित कोई परीक्षा देंगे तो आपके लिए हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, कि भाई नामकरण कैसे हुआ, फिर इसके संबंध में किस किस ने क्या क्या मत दिए, हिंदी के साहित्यकारों ने क्या कहा, संस्कृत के साहित्यकारों ने क्या कहा, या जो पाश्चात्य साहित्यकार थे या उनके जो मत थे उन्होंने क्या कहा, ये सब जानना आपके लिए जरूरी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखिए हिंदी साहित्य जो है, मतलब ये विभिन्न भारतीय आर्य भाषाएं जो है उनमें हिंदी भी इंक्लूड करते हैं हम। तो विभिन्न भारतीय आर्य भाषाएं जो हैं, इनका जो विकास है, इन सभी का विकास संस्कृत भाषा से सरलीकरण की एक लंबी प्रक्रिया से हुआ है। समझ आ गई बात। संस्कृत से ही सबका क्या हुआ है, एक लंबी प्रक्रिया हुई है सरलीकरण की, उससे सबका जो है विकास हुआ, हर भाषा का, है ना। इसमें लगभग 3,500 साल का समय लग गया। अब क्या हुआ कि संस्कृत से कहां पहुंचे, संस्कृत से विकास हुआ पाली, पाली से फिर प्राकृत, प्राकृत से अवहंस, और अवहट्ट होते हुए हिंदी का विकास हुआ। चीजें क्लियर हो गई इतनी। कहां से, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, फिर अवहट्ट होते हुए हिंदी का विकास हुआ है। बात क्लियर। अब इसके नामकरण के बारे में बात करते हैं कि हिंदी नाम जो है वो ईरानियों द्वारा दिया गया था। ठीक है। सबसे पहले ईरानी भारत आए थे 545 ईसा पूर्व में, 545 ईसा पूर्व। ठीक है। अब जो ईरानी थे, ईरानी क्या करते थे, ये सा को ह कहते थे और धा को दा कहते थे। तो यहां से शब्द क्या बना, सिंध से हिंदू हो गया। ठीक है। ये सिंधु नदी पार करके आए तो इन्होंने यहाँ के लोगों को क्या कहा, हिंदू। बात क्लियर। अब जब ईरानी सिंधु नदी पार करके आए तो उन्होंने यहाँ के लोगों को हिंदू कहा, और हिंदू में जो फारसी संबंध कारक प्रत्यय होता है ई, ठीक है, उस हिंदू में ई लगाकर यहाँ के लोगों की जो भाषा थी उसको इन्होंने क्या कहा कि यहाँ के लोगों की भाषा क्या है, हिंदी है। क्लियर हुई इतनी बात। अब इसी तरीके से जब हेनसांग भारत आया था तो वो भी सिंधु नदी पार करके आया था, और वो भी सिंधु नहीं बोल पाता था, वो कहता था यिंतु। इसी तरह रोमन वासी जो थे वो सिंधु को सिंडोन कहते थे, कोई इंडोन कहते थे, तो जिससे क्या इंडिया नाम भी पड़ा था बाद में। क्लियर हो गई। तो हमने पहली बात क्या जानी, हिंदी नाम जो है वो ईरानियों द्वारा दिया गया। ईरानी सा को हा कहते थे और धा को दा कहते थे, इसलिए उन्होंने सिंधु को नाम दिया हिंदू। ठीक है। और हिंदू में फिर यहाँ के लोगों की जो भाषा है, इन्होंने क्या किया, हिंदू में फारसी संबंध कारक जो प्रत्यय है ई, उसको लगाकर यहाँ के लोगों की भाषा को कहा हिंदी। ठीक है। अब इसमें कुछ अन्य मत भी आते हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू शब्द की जो उत्पत्ति है वो हिन और दू से मिलकर हुई है। ठीक है। जिसमें हिन का अर्थ क्या है, हिन का अर्थ होता है हनन करने वाला, और दू का अर्थ हुआ दुष्टों का, यानी कि हिंदू का अर्थ क्या निकला, दुष्टों का हनन करने वाला। ठीक है। और हिंदुओं की भाषा क्या कहलाई, हिंदी। हिंदुओं की भाषा क्या कहलाई, हिंदुओं की भाषा कहलाई हिंदी। चीजें क्लियर हुई इतनी। चलिए, तो ईरानियों ने नाम दिया है, वो सा को हा कहते थे और धा को दा कहते थे, इसी से सिंधु से हिंदू पड़ा। क्लियर हो गई इतनी बात। अब बात करते हैं कि जो प्राचीन काव्य शास्त्र है, प्राचीन काव्य शास्त्र में साहित्य को वांग्मय कहा गया है। प्राचीन जो काव्य शास्त्र होता है उसमें साहित्य को वांग्मय कहा जाता था। अब देखिए ये जो वांग्मय है, पहले हमको यहाँ वांग्मय जानना जरूरी है। वांग्मय अपने आप में एक विस्तृत परिभाषा का मायने रखता है। ठीक है। वांग्मय को समझना बेहद जरूरी है। ठीक है। वांग्मय क्या है, चलिए हम थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं कि वांग्मय है क्या। वांग्मय मतलब हुआ कि जो भी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाए, चाहे वो लिखित हो, ठीक है, और चाहे वो मौखिक हो। बात क्लियर हुआ। वांग्मय का अर्थ क्या हुआ, जो भी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाए, चाहे लिखित हो चाहे मौखिक रूप में हो, वो होता है वांग्मय। ठीक है। लेकिन वांग्मय जो है वो किससे बना है, वांग्मय बना है वाक प्लस म से। वाक और म, वाक और म से क्या बना, वांग्मय। अब यहां वाक का अर्थ क्या हुआ, वाक का अर्थ हुआ भाषा, वाक का अर्थ हुआ भाषा। भाषा क्या है, भाषा अभिव्यक्ति का साधन है।
भाषा क्या है? भाषा अभिव्यक्ति का साधन है। वाङ्मय में वाक का अर्थ क्या हुआ? भाषा। और भाषा क्या है? तो भाषा अभिव्यक्ति का साधन है। ठीक है, तो देखा जाए तो भाषा का भी अपने आप में एक विस्तृत रूप है। तो हम भाषा को समझने के लिए दो रूपों में बांट सकते हैं, दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। कैसे? एक हम भाषा का देख सकते हैं व्यापक रूप जो होता है, ठीक है, और एक हम भाषा का समझ सकते हैं सीमित रूप जो होता है। क्लियर हुई बात? अब व्यापक रूप में यदि हम देखें भाषा का प्रयोग, तो इसमें हर तरह की अभिव्यक्ति आ जाएगी। हर तरह की अभिव्यक्ति कहने का मतलब हुआ इसमें संकेत भी शामिल हो जाएंगे। जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए, आप रोड पे जाते हैं, रोड पे गए तो आपने देखा ट्रैफिक सिग्नल पे कि रेड लाइट हो गई, उसका मतलब आप रुक गए। तो वहां क्या है? वो जो रेड लाइट का जो संकेत है वो आपको रुकने के लिए कह रहा है, तो वो भी तो एक भाषा है, वो भी तो एक भाषा हुई। वो सांकेतिक भाषा बेशक है, लेकिन है तो भाषा। तो जब हम भाषा का व्यापक रूप में प्रयोग पढ़ते हैं तो उसका मतलब होता है हर तरह की अभिव्यक्ति। उसमें आप संकेत भी शामिल कर सकते हैं, उसमें आप पशु पक्षी की भाषा भी शामिल कर सकते हैं। क्लियर हो गई? लेकिन जब हम सीमित रूप में भाषा का प्रयोग देखते हैं तो उसमें हम समझते हैं केवल शब्दों की भाषा, केवल और केवल शब्दों की भाषा। अब शब्दों की भाषा वो कैसी भी हो सकती है? वो लिखित हो सकती है, ठीक है, लिखित भी हो सकती है, चाहे आप कह लीजिए वो मुद्रित भी हो सकती है। क्लियर हुई? चाहे आप कह लीजिए वो टंकित भी हो सकती है ना, और मौखिक तो है ही। बात क्लियर है इतनी? यानी कि भाषा का जब हम व्यापक रूप में पढ़ते हैं तो उसमें हम संकेत तक शामिल करते हैं, पशु पक्षी की भाषा भी शामिल करते हैं। यानी कि भाषा का व्यापक रूप में हर तरह की अभिव्यक्ति शामिल होती है। और भाषा का जब हम सीमित रूप में प्रयोग पढ़ते हैं तो उसमें केवल शब्दों की भाषा शामिल होती है। लिखित हो गई, मौखिक हो गई, मुद्रित हो गई और टंकित हो गई। यहां तक बात समझ में आई? हमने पढ़ा वाङ्मय, जो भी भाषा के रूप में भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाए, लिखित हो चाहे मौखिक हो, ठीक है। वाङ्मय बना है वाक और मैं से मिलकर, जहां पे वाक का अर्थ होता है भाषा। फिर हमने भाषा के दो वर्गीकरण देखे, एक व्यापक रूप में, एक सीमित रूप में। व्यापक रूप में हम हर तरह की अभिव्यक्ति को शामिल करते हैं, सीमित रूप में हम केवल शब्दों की भाषा को शामिल करते हैं, ठीक है। अब फिर से आ जाइए आप अपने वाङ्मय पे, वाङ्मय पे फिर से आ जाइए आप, ठीक है। अब वाङ्मय में हम इसको यदि वाङ्मय का वर्गीकरण करके देखें तो हम वाङ्मय में शामिल कर सकते हैं वार्ता, यानी कि हम इसके तीन भाग कर सकते हैं, शास्त्र और साहित्य, ठीक है। जब हम वाङ्मय को वर्गीकरण करते हैं तो हम वाङ्मय को तीन भागों में बांट सकते हैं, एक वार्ता, एक शास्त्र और एक होता है साहित्य। अब जो ये वार्ता है, इस वार्ता में हम क्या शामिल करते हैं? इस वार्ता में हम शामिल करते हैं बातचीत, ठीक है। आप इसका शब्द का अर्थ भी समझ रहे होंगे वार्ता का। वार्ता में हम शामिल करते हैं बातचीत को, और बातचीत में क्या होता है कि जैसे एक हुआ अर्थ और एक होता है शब्द, यही होता है बातचीत में, शब्द और अर्थ होंगे। अब यहाँ पे क्या होता है? अर्थ का महत्व अधिक होता है, ठीक है। यानी कि जब हम बातचीत करते हैं तो बातचीत में अर्थ का महत्व अधिक होता है, शब्द का उतना महत्व नहीं होता। आप खुद भी देख लीजिए, जब आप किसी से बात करते होंगे तो कई बार ऐसा होता है कि आप मतलब वो कुछ शब्द बोल के एक लंबे वाक्य को समझा देते हैं, यही होता है बातचीत में। जैसे आप कक्षा में लीजिए, कक्षा में कोई अध्यापक पढ़ा रहा है और विद्यार्थी जो है आपस में बात कर रहे हैं या शोर कर रहे हैं, तो अध्यापक क्या करता है? अध्यापक सीधे से या तो बोल देगा चुप, ठीक है, या वो सीधे संकेत में भी समझा सकता है, वो मुंह पे उंगली रख के बता देगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? यानी कि यहाँ पे टीचर ने सांकेतिक रूप से बात समझा दी अपनी, तो वहां पे अर्थ ज्यादा महत्व रखता है शब्द से। बात क्लियर है इतनी? यहां तक की चीजें क्लियर हैं? जैसे आप लीजिए इसमें मुहावरे, एक इसका बेहतरीन उदाहरण हो सकता है मुहावरे। मुहावरे यहाँ पे शब्द और अर्थ का मेल नहीं है, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। अब दांत खट्टे कर दिए, यहाँ पे ये शब्द महत्वपूर्ण नहीं है, दांत खट्टे कर दिए। यदि आप इसको एकदम लिटरली ट्रांसलेट करके देखेंगे तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन इसका जो अर्थ है, जो गौण अर्थ है इसका, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि यहाँ पे अर्थ अधिक महत्वपूर्ण है। बात क्लियर हो गया? या आप अभी कहिए कि हमारे खिलाड़ियों ने दूसरे विपक्षी टीम के खिलाड़ियों से लोहा लिया।
अब लोहा लिया, यदि आप इसको लिटरली ट्रांसलेट करके देखें तो लोहा लिया कोई अर्थ शब्द नहीं निकला, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ महत्वपूर्ण हुआ। चीजें यहां तक की क्लियर हुई। तो वार्ता में क्या, बातचीत में क्या होता है, अर्थ जो है वो ज्यादा महत्व रखता है शब्द से। इसका उदाहरण हमने समझ लिया, मुहावरे। ठीक है, अब हम आते हैं शास्त्र पे। शास्त्र पे यहां क्या होता है, यहां शब्द का महत्व अधिक होता है। यहां शब्द का महत्व अधिक होता है। जैसे आप समझिए विज्ञान सब्जेक्ट है या कोई भी सैद्धांतिक है या कुछ भी थीसिस जैसे है, जहां पे एक शब्द का अर्थ होता है। समझे, यानी कि जैसे आप लीजिए, आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, समझिए आप, तो इकोनॉमिक्स में यदि एक शब्द आ जाए मांग, डिमांड, ठीक है, या शब्द आता है आपूर्ति, सप्लाई, तो उसका एक निश्चित अर्थ है। समझ गए, मांग का एक निश्चित अर्थ है। तो वांग्मय की जो हमने दूसरा वर्गीकरण देखा, शाखा शास्त्र, शास्त्र में क्या होता है, इसमें जैसे विज्ञान सैद्धांतिक या कोई थीसिस हम इसमें लेते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, शब्द का महत्व अधिक होता है अर्थ से। चीजें क्लियर हो गई। तो वांग्मय में हमने वार्ता देख लिया और शास्त्र देख लिया। अब हमको समझना है साहित्य। साहित्य भी अपने आप में व्यापक शब्द है, परिभाषा जरूरी है इसके लिए। तो साहित्य, साहित्य में क्या होता है कि साहित्य में जैसे एक शब्द है और एक अर्थ है। ठीक है, यहां पे हम इस प्रकार मान सकते हैं, लेकिन जैसे हम दोनों को बराबर ले रहे हैं, लेकिन यहां क्या होता है, शब्द और अर्थ के बीच प्रतिस्पर्धा होती रहती है महत्व की, कि भाई शब्द का महत्व अधिक है कि अर्थ का महत्व अधिक है। ठीक है, यदि परिभाषा के रूप में आपसे कहा जाए तो साहित्य क्या है, साहित्य वांग्मय का वह हिस्सा है जहां शब्द और अर्थ के बीच महत्व की प्रतिस्पर्धा होती रहती है। क्लियर हुई इतनी बात। साहित्य क्या है, साहित्य वांग्मय का वह हिस्सा है जहां शब्द और अर्थ के बीच महत्व की प्रतिस्पर्धा होती रहती है। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे मैंने कहा कि साहित्य भी अपने आप में एक व्यापक शब्द है, परिभाषा इसके लिए जरूरी है, इसको समझना जरूरी है। तो हम साहित्य के भी 3 रूप में इसको वर्गीकृत कर लेते हैं। ठीक है, एक तो मैंने आपको बताया कि जहां क्या होता है, शब्द और अर्थ है। ठीक है, यहां पे क्या होगा, प्रतिस्पर्धा होती रहेगी। दूसरा आप देख सकते हैं कि साहित्य बना किस चीज से है, स और हित, यानी कि साहित्य में अनिवार्यतः समाज के व्यापक हित की भावना होनी चाहिए। ठीक है, क्या है साहित्य, साहित्य है जिसमें समाज के व्यापक हित की भावना हो। 2 भाग देख लिए। अब यदि हम इसका तीसरा वर्गीकरण पढ़ते हैं तो साहित्य में क्या होना चाहिए, साहित्य में होनी चाहिए रमणीयता, रमणीयता, या आप कह सकते हैं साहित्य जो है वो सौंदर्य परक होना चाहिए। साहित्य में सौंदर्य होना चाहिए, साहित्य में सौंदर्य होना चाहिए, या आप इसको फिर कह लीजिए कि कल्पना से संबंध, कल्पना से संबंध। समझ पाए आप इस बात को, कल्पना से संबंध। आगे जब साहित्य को हम बांटते हैं तो हम बांट देते हैं पद्य में, गद्य में और चंपू में, है ना। पोएट्री होता है, प्रोज होता है, और फिर चंपू होता है मिक्सचर, जो जिसमें पद्य और गद्य दोनों आते हैं। यहां तक की बातें मेरे हिसाब से क्लियर हो गई। तो मैंने आपको वांग्मय समझा दिया, क्योंकि वांग्मय बार बार आएगा और आपके लिए ये समझना जरूरी था। ठीक है, तो वांग्मय के अंतर्गत हमने देख लिया वार्ता, शास्त्र, और फिर हमने देख लिया साहित्य। साहित्य को भी आगे हमने समझ लिया, इसमें होता है शब्द और अर्थ होंगे जिसमें प्रतिस्पर्धा होगी महत्व की, और सहित यानी कि अनिवार्यता समाज के व्यापक हित की भावना होगी, और रमणीयता होगी, सौंदर्य होगा, कल्पना से संबंध होगा। तो अब आप पहचान कर लीजिए कि जो भी आप अपने आसपास जिसको आप कहते हैं कि ये साहित्य है, तो उसको साहित्य को परखने की 3 कसौटी मैंने आपको बता दी कि वो साहित्य है या नहीं। आप कैसे पता करेंगे, तो आप एकदम से कैसे पता कर लेंगे कि कोई चीज साहित्य है या नहीं, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि उसमें ये तीनों कसौटी देख लेनी है, शब्द और अर्थ है, फिर समाज के व्यापक हित की भावना है, और रमणीयता सौंदर्य है या नहीं। बात क्लियर है। आप किसी भी कवि को सुनिए, किसी भी मंच से आप कुछ भी सुनिए, कुछ भी पढ़िए, कुछ भी बोलिए, लेकिन जब आप साहित्य की बात करेंगे तो आपको ये 3 कसौटी पे आप उसको परख लीजिए कि ये साहित्य है या नहीं है। चीजें क्लियर हो गई, तो हम समझ जाएंगे कि वो साहित्य है या नहीं। बात क्लियर। अब हम आते हैं, हम यहीं से शुरू हुए थे,
अब आते हैं, तो प्राचीन काव्य शास्त्र में साहित्य को वाङ्मय कहा जाता था। मैंने आपको समझा दिया कि वाङ्मय एक बड़ा गोला है जिसके अंदर साहित्य है, ठीक है। लेकिन प्राचीन काव्य शास्त्र जो थे उनमें साहित्य को वाङ्मय कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, हमने समझ लिया, ठीक है। अब आपके लिए जो याद रखने वाले जो तथ्यपूर्ण बात है वो क्या है कि राजशेखर का जो ग्रंथ है, एक तो इनका नाम याद रखेंगे और दूसरा इनके ग्रंथ का नाम याद रखेंगे, ठीक है। तो राजशेखर का जो है काव्य मीमांसा, उसमें राजशेखर ने साहित्य शब्द का प्रयोग किया है वाङ्मय के स्थान पर, ठीक है। इसी तरीके से जो भोज कवि हैं उन्होंने क्या किया, अपना ग्रंथ, इनका ग्रंथ है सरस्वती कंठाभरण, नेट वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और शेखर का, राजशेखर का भी याद रखेंगे, काव्य मीमांसा पूछे जाते हैं ये, ठीक है। तो भोज ने अपने ग्रंथ सरस्वती कंठाभरण में भी वाङ्मय के स्थान पर साहित्य शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। इसी प्रकार क्षेमेंद्र की रचना है सुवृत्ति तिलक, उन्होंने भी साहित्य शब्द का प्रयोग किया है वाङ्मय के स्थान पर। क्लियर हो गई बातें। तो वाङ्मय के स्थान पर राजशेखर ने काव्य मीमांसा में, भोज ने सरस्वती कंठाभरण में और क्षेमेंद्र ने सुवृत्ति तिलक में। क्लियर हो गई इतनी बातें। यहां तक की मुझे उम्मीद है कि सारी बातें यहां तक की अब तक क्लियर होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि जो संस्कृत आचार्य थे उन्होंने जो साहित्य की परिभाषा दी, महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे आचार्य भामह, आचार्य भामह एक बहुत बड़ा नाम है, बार बार आएगा आपके सामने। ये जितने भी नाम है ना, जब हम आगे चलेंगे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो इन सब के नाम वापस से आते रहेंगे, इन सब के ग्रंथों के बारे में जो पुस्तकें रचनाएं हैं वो सब फिर से आएंगी, ठीक है। तो अभी आपको क्या ध्यान रखना है, अभी आपको शब्दों का अर्थ समझना है, ठीक है। तो आचार्य भामह ने अपनी जो रचना है काव्य अलंकार, तो रचना आपको एक तथ्य और मिल गया, इन्होंने इसमें काव्य अलंकार में साहित्य की परिभाषा देते हुए कहा शब्दार्थो सहितो काव्यम। शब्दार्थो सहितो काव्यम अर्थात शब्द और अर्थ का साथ साथ भाव साहित्य कहलाता है, ठीक है। अब ये संस्कृत आचार्य हैं तो सबने संस्कृत में लिखे हैं, बात क्लियर हो गई। तो इन्होंने क्या लिखा भामा ने, शब्दार्थो सहितो काव्यम, यानी कि आप कह सकते हैं इसका अर्थ क्या हुआ कि जहां शब्द और अर्थ का साथ साथ भाव हो वो साहित्य है, ठीक है। इसी प्रकार मम्मट है, मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश। मम्मट ने कहा तद दोषो शब्दार्थो सगुण वलंकृति पुनः क्वापी। इसका अर्थ क्या हुआ, साहित्य वह है जिसमें गुण भी हो, ठीक है, तद दोषो, दोष भी हो, ठीक है, और वलंकृति, अलंकार भी हो। बात क्लियर हुई। यानी कि इन्होंने क्या कहा, मम्मट ने काव्य प्रकाश में कहा कि साहित्य वह है जिसमें गुण भी हो, जिसमें दोष भी हो, जिसमें अलंकार भी हो, और साथ ही साथ क्या हो, शब्द और अर्थ का साथ साथ भाव हो। समझ पाए, शब्द और अर्थ का क्या हो, साथ साथ भाव हो। अब चलिए इसी तरीके से आगे पढ़ते हैं। आचार्य विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ ने क्या कहा अपनी रचना साहित्य दर्पण में, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है। क्या है काव्य, जो रसात्मक वाक्य है वही काव्य है, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ठीक है। इसी तरीके से पंडित जगन्नाथ जी जो हैं उन्होंने रस गंगाधर में कहा रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्द काव्यम। इसका अर्थ क्या हुआ कि रमणीय शब्दों का प्रतिपादन ही काव्य है, रमणीय शब्दों का प्रतिपादन ही काव्य है। इसी तरीके से रुद्रट भी कहते हैं, काव्य अलंकार इनकी रचना है, उसमें कहते हैं ननु शब्दार्थो काव्यम, ठीक है। मतलब वही है कि जहां शब्द और अर्थ हो। इतनी बातें मेरे हिसाब से क्लियर है। तो भामा के बारे में याद रखेंगे आप, इनकी शब्दार्थो सहितो काव्यम इन्होंने कहा था। मम्मट ने कहा तददोषो शब्दार्थो सगुण वलंकृति पुनः क्वापी। आचार्य विश्वनाथ ने कहा रसात्मकम वाक्यम काव्यम। और पंडित जगन्नाथ ने क्या कहा, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। चीजें क्लियर हो गई होंगी मेरे हिसाब से इतनी। चलिए तो संस्कृत वाले पढ़ लिए, अब आगे बात कर लेते हैं हिंदी वालों के बारे में, ठीक है। तो हिंदी के जो साहित्यकारों ने साहित्य की परिभाषा दी, अब इन्होंने तो सब हिंदी में लिखा है, तो केवल आपको ये कथन याद रखना है क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ज्ञान रास के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। क्या है, ज्ञान रास के संचित कोश,
जो ज्ञान और रास का संचित कोश है उसका नाम ही साहित्य है। किसने कहा? आचार्य द्विवेदी जी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है। इसी तरीके से बाबू श्याम सुंदर दास जी क्या कहते हैं? इन्होंने कहा मानव मस्तिष्क के पोषण के लिए भाव रास के संचित भंडार को साहित्य कहा जाता है। ठीक है। आगे ये कहते हैं समष्ट रूप से साहित्य मानवता का दर्पण है। तो ये कथन, केवल ये कथन पूछा जा सकता है कि साहित्य मानवता का दर्पण है, ये किस विद्वान का कथन है? ठीक है। अब कहीं पे किसी परिभाषा की बात हो और आचार्य शुक्ल ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। तो शुक्ल जी ने क्या कहा? शुक्ल जी ने कहा सुप्त भावों को जगाने तथा चमत्कारपूर्ण अनुरंजन करने की शक्ति का जो स्रोत है वो साहित्य है। शुक्ल जी ने क्या कहा? क्या है साहित्य? साहित्य क्या है? जो सुप्त भाव है, जो सोए हुए भाव हैं, उनको जगाने और चमत्कारपूर्ण अनुरंजन करने की जो शक्ति है, उस शक्ति का स्रोत ही साहित्य है। यानी कि साहित्य में ही उतना बल है कि वो किसी के सुप्त भावों को जगा सकता है, चमत्कारपूर्ण अनुरंजन कर सकता है। ठीक है। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि जगत जो है वो ब्रह्म की अभिव्यक्ति है और साहित्य जगत के नाना भावों की अभिव्यक्ति है। ठीक है। क्या कहते हैं शुक्ल जी? जगत क्या है? जगत ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। आगे हम विस्तृत से पढ़ेंगे ब्रह्म के, जगत के और जीव के बारे में, लेकिन यहाँ पे शुक्ल जी का कथन का अर्थ क्या है? जगत जो है वो ब्रह्म की अभिव्यक्ति है और साहित्य जगत के जो विभिन्न भाव हैं, नाना प्रकार के जो भाव हैं, उनकी अभिव्यक्ति क्या है? साहित्य। ठीक है। बाबू गुलाब राय जी क्या कहते हैं? समाज का हित संपादन करने वाला ही साहित्य है। ठीक है। समाज का हित संपादन करने वाला ही क्या है? साहित्य है। यानी कि जैसे अब आप आज के टाइम में अगर आप देखें कि जो भी आप जितना संगीत सुनते हैं, ठीक है, अब उन संगीत में अगर आप देखेंगे तो कहीं पे जिस भी संगीत में आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे समाज के हित की भावना नहीं है तो वो साहित्य नहीं है। बात क्लियर आ गई? हमने साहित्य पढ़ा सहित, जिसमें समाज के व्यापक हित की भावना होनी चाहिए, अनिवार्यतः। तो जैसे अब आप जितने भी ये गाने आते हैं, बहुत पहले गाना आया था जब तक रहेगा समोसे में आलू तू मेरी रहेगी शालू, वो क्या है? केवल तुकबंदी है। इसी तरीके से आप आज की डेट में देख सकते हैं, वर्तमान में भी जो आप बड़े बड़े कवि सुनते होंगे मंच पे, उनमें से आप खुद परख के देख लीजिए अपने आप कसौटी पे साहित्य की भी, वो खरे उतरते हैं या नहीं। बात क्लियर हो गई? चलिए अब हम आगे आते हैं। आगे हम किसकी बात करते हैं? जो पाश्चात्य विद्वानों ने साहित्य की परिभाषा दी है। इसमें आपको इमर्सन और मैथ्यू अर्नल्ड का नाम विशेष रूप से याद रखना है। ठीक है। तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका क्या कहती है कि सर्वश्रेष्ठ विचारों की लिपिबद्ध अभिव्यक्ति ही साहित्य है। क्या कहा? कि जो सर्वश्रेष्ठ विचार हैं, सर्वश्रेष्ठ विचार हैं, उनकी लिपिबद्ध अभिव्यक्ति ही साहित्य है। ठीक है। ऐसे ही इमर्सन क्या कहते हैं? इमर्सन कहते हैं कि भव्य विचारों का संकलन ही साहित्य है। जो भव्य विचार हैं, उन भव्य विचारों का संकलन ही क्या है? साहित्य है। ठीक है। मैथ्यू आर्नोल्ड जी कहते हैं कि साहित्य काव्य जीवन की आलोचनात्मक व्याख्या है। क्या है साहित्य आर्नोल्ड के अनुसार? काव्य जीवन की आलोचनात्मक व्याख्या। ठीक है। तो जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास आगे पढ़ेंगे मेरे साथ, तो हमको एक बात आपको मन में रखनी है कि इतिहास के प्रति जो भारतीय दृष्टिकोण है वो आदर्शवादी और आध्यात्मिक रहा है। इस कथन को आप अपने दिमाग में रखेंगे जब आप मेरे साथ आगे हिंदी साहित्य पढ़ेंगे। ठीक है। और आगे हमको क्या पढ़ना है, जैसे हम आगे जाएंगे, देखिए हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि जो एग्जाम आपके हैं, जैसे नेट वाला आपको देना है, या आपको पीजीटी देना है, आपको राजस्थान देना है, चाहे आपको जीआईसी प्रवक्ता वाला देना है, तो इन सभी का सिलेबस जो है ना हिंदी साहित्य का लगभग समान है। लगभग कुछ चीजें अलग है, उनको विशेष तौर पर हम परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ लेंगे स्पेशल, लेकिन जो एक ओवरऑल सिलेबस है वो लगभग एक जैसा है। ठीक है। तो इन सभी सिलेबस को हम कवर करते चलेंगे। मेरे हिसाब से 150-60 के आसपास क्लासेस हो जाएंगी। ठीक है। आगे अब जैसे हम इसमें आगे क्या पढ़ेंगे, हम इसमें आगे पढ़ेंगे जो आरंभिक ऐतिहासिक ग्रंथ है। ठीक है। जिसमें राजाओं का जीवन चरित्र होता था। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? आगे इसी प्रकार से आगे हमको चलना है। फिर हम देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो परंपरा रही, जो पद्धतियां रही, है ना, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जो वर्णानुक्रम विधा थी या फिर एक कालानुक्रम विधा आई,
विधेयवादी पद्धति थी, वैज्ञानिक पद्धति थी, समाज शास्त्रीय पद्धति थी, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे इसके आगे जाके कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, जिसमें आप पढ़ते हैं गारसा दत्तासी का नाम आपने सुना होगा, उनके पास चलेंगे हम। ठीक है, फिर हम जो गियर्सन थे इनके ग्रंथ जो था, फिर उसकी सीमाएं क्या थी, उनके बारे में बात करेंगे। द्विवेदी जी के, नगेंद्र के बारे में, जितने भी ये विद्वान थे इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मिश्र बंधु जी तक पहुंचेंगे, मिश्र बंधु विनोद के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर हम आगे जाएंगे तो हम देखेंगे काल विभाजन, फिर बात करेंगे कि काल विभाजन नामकरण कैसे हुआ, फिर काल विभाजन की समस्याएं क्या थी, उन पे चर्चा करेंगे। बात क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो चीजें मैंने आपको बताई आपको वो समझ आई होगी। यदि कोई डाउट होगा तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा टेलीग्राम पे। ठीक है, फिर अगली क्लास में हम उनको कवर कर लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।